हमने स्टूडेंट्स को मेहनत करते हुए देखा है और वो 22 लाख बच्चों में से बहुत अच्छा स्कोर करना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैम मैं 9th स्टैंडर्ड से एलन में हूँ। जब भैया कॉलेज जा रहे थे, वैसे तो आप दोनों एक ही कोचिंग में पढ़े हो, एक जगह ही रहे हो कि ये वाली चीज़ें मुझे दे जाना। सबसे पहले तो रूम मेरा हो गया था, फिर 10th का एक्सपीरियंस कैसा था? 10th में मेरे 98% थे। मेरे को एक्चुअली कन्फ्यूजन था कि मैं इंजीनियरिंग करूँ या मेडिकल करूँ। टैलेंट एक्स कौन सी क्लास में दिया? टैलेंट टेक्स मैंने फर्स्ट टाइम 7th स्टैंडर्ड में दिया था। आपने पीसीबी कैसे मैनेज किया? जो भी सब्जेक्ट आपको डिफ़िकल्ट लगता है, आपको उसमें समझने में टाइम लगता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारा कंटेंट था, बहुत सारी रिएक्शंस थी याद करने की, तो वो मैं बार-बार उसको रिपीटेडली लिख-लिख के रिवाइज़ करता था। मोस्टली टॉपर से सुना है कि वो मॉक टेस्ट मिस नहीं करते हैं। मैम मॉक टेस्ट से एक तो जो टाइम बेस्ड प्रैक्टिस होती है क्वेश्चंस की, एक वो हैबिट बनी रहती है। लिया कभी अक्षित ने स्ट्रेस? बीच में स्कोर डाउन जाता है तो थोड़ा सा मॉरल डाउन हो जाता है। एम्स को लेकर कितने एक्साइटेड हो? अभी क्या कुछ चल रहा है मन में? कॉलेज में जाके नए दोस्त बनेंगे, नए लोग मिलेंगे और थोड़ा एक्सप्लोर भी करूँगा दिल्ली को। तो एलन का इकोसिस्टम कैसा है एक पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए? एलन का इकोसिस्टम मतलब काफ़ी बेहतरीन है। किसी ने सच ही कहा है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। और इस बार के रिजल्ट के बाद यही लग रहा है कि जैसे एलन के सभी नीट स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, उनकी मेहनत हर तरफ दिखाई दे रही है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और मैं वेलकम करती हूं आज के हमारे गेस्ट का, जिनका नाम है अक्षित। अक्षित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। अक्षित, कैसा लग रहा है स्टूडियो में आकर? ये एक्सपीरियंस नया है आपके लिए? यस मैम, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। अच्छा, नीट एक बहुत टफ जर्नी होती है। हम्म, 2 साल 4 साल हमने स्टूडेंट्स को मेहनत करते हुए देखा है और वो 22 लाख बच्चों में से बहुत अच्छा स्कोर करना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अभी फैमिली में कैसा माहौल है और आपको खुद को कैसा लग रहा है? मैम फैमिली में सब लोग खुश हैं, मुझे भी मतलब मैं तो सरप्राइज्ड हूँ रिजल्ट से, मेरे को इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। ओके। एंड फैमिली में सब लोग बहुत खुश हैं। एक्सपेक्टेड क्यों नहीं था? एक्सपेक्टेड इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे लगता था कि मैं और मेहनत कर सकता हूँ। आई थिंक वो जो हम अधिकतर स्टूडेंट से सुनते हैं कि एग्जाम हॉल में बैठने के बाद वो 3 घंटे बहुत मैटर करते हैं। यस मैम। किस स्टूडेंट्स ने किस कामनेस के साथ उस एग्ज़ाम को दिया है, किस अप्रोच से दिया है, वो डिपेंड करता है। तो आपके साथ शायद वो 3 घंटे कमाल कर गए। यस मैम। अच्छा, थोड़ा-सा आपका बैकग्राउंड जानना चाहूँगी। फैमिली में कौन-कौन है? आप कहाँ से हो? एलन के साथ कैसे जुड़े? तो मैम फैमिली में मम्मी पापा और भैया और मैं। तो पापा जो है वो एयरफोर्स में, अरे वाह! तो उनकी पोस्टिंग्स वगैरह आती रहती हैं, तो हम ऐसे घूमते रहते हैं इधर उधर। तो ट्रैवल बहुत किया आपने? यस मैम। ओके। और भैया जो हैं वो अभी करंटली एमबीबीएस कर रहे हैं किंग जॉर्ज से। ओके, तो कहीं आप उन्हीं से तो इंस्पायर्ड नहीं हुए? यस मैम, बहुत हद तक भैया से इंस्पायर हुआ हूँ। ओके। आप कहाँ से हैं प्रॉपर? मैम प्रॉपर हम यूपी दिल्ली साइड से हैं। ओके, अभी कहाँ रहते हैं? अभी घर दिल्ली में है। और आपने एलन के अहमदाबाद सेंटर के साथ यस मैम। पढ़ाई करी है। कब से हो आप एलन के साथ? मैम मैं 9th स्टैंडर्ड से एलन में हूँ। ओके। तो भैया एमबीबीएस कर रहे हैं, उन्होंने कोचिंग कहाँ से करी थी? भैया ने भी मेरे उसी सेंटर से करी थी, एलन अहमदाबाद से ही। तो आपने उनके जब वो यहाँ पे थे 11th या 12th में, तभी आ गए थे आप? नहीं मैम, भैया का जब 11th में एडमिशन हुआ था, फिर मैंने उसके 1 साल बाद ज्वाइन करा था 9th में। 9th में, यस ओके। मैम। तो ये आपको किसने गाइड किया कि इतनी जल्दी एलन ज्वाइन करना चाहिए, अर्ली स्टार्ट करना चाहिए? वो मुझे भैया ने ही बोला था, क्योंकि उनके क्लास में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो 9th से थे एंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया था कि मैं जल्दी ज्वाइन करूँ। ओके। अच्छा, भैया से कैसी बॉन्डिंग है? वैसे तो मोस्टली नोक-झोंक वाली दिखाई देती है हमेशा ही भाइयों में, आपकी कैसी है? नोक झोंक वाली पहले बहुत ज़्यादा थी, अभी तो थोड़ी कम हो गई है, लेकिन हाँ भैया से काफ़ी क्लोज हूँ मैं। ओके, ऐसा ऐसा हुआ था जब भैया कॉलेज जा रहे थे, वैसे तो आप दोनों एक ही कोचिंग में पढ़े हो, एक जगह ही रहे हो, हम्म, कि ये वाली चीज़ें मुझे दे जाना, अब तो ये चीज़ मेरी हो गई, अब फाइनली आप कॉलेज जा रहे हो। सबसे पहले तो रूम मेरा हो गया था, फिर कंप्लीटली आपका हो गया। हाँ, और बाकी तो भैया के नोट्स वगैरह और लैपटॉप मैंने रख लिया था। नोट्स काम आए भैया के? थोड़े बहुत। थोड़े बहुत काम आए। ओके। अच्छा, 9th में एलन आने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? 9th में बहुत मतलब एक न्यू एक्सपीरियंस था और मैं पहले तो बहुत नर्वस रहता था, फिर 1 साल बाद 10th में थोड़ा मैं कंफर्टेबल हुआ सिस्टम के साथ। होता होगा ऑफ कोर्स, एकदम से कंपटीशन वाले माहौल में आ जाना, इतने यस बच्चे क्लास में, वो सारे ही पढ़ाई में अच्छे हों, मैम। सब सीरियस हों, तो हो जाता है।
10th का एक्सपीरियंस कैसा था? 10th में तो फिर बहुत सारे दोस्त बनाए, बहुत मतलब सोशलाइज अच्छा किया और पढ़ाई पे भी साथ में ध्यान दिया। क्या स्कोर रहा था बोर्ड का? बोर्ड में 10th में मेरे 98% थे। वो 2% कहाँ रह गए? मैं वो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में। ओके, 98% अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। 10th के बाद लग गया था कि अब मुझे नीट या जेईई में से कोई एक पिक करना होगा, तो अगेन आप भैया की ही एडवाइस लेते थे हमेशा कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, या जैसे आपने बताया कि पापा एयरफोर्स में हैं, यस मैम। तो कौन आपको गाइड कर रहा था? दोनों का इन्फ्लुएंस था एंड मुझे भी खुद का मतलब मेरे को एक्चुअली कंफ्यूजन था कि मैं इंजीनियरिंग करूं या मेडिकल करूं। तो आप मैथ में भी अच्छे हैं? मैथ्स में ज़्यादा नहीं थोड़ा, ओके। बट मुझे एक्चुअली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट था तो मेरे को वो करनी थी, बट फिर भैया का भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हुआ, पापा ने भी एडवाइस किया, तो फिर अल्टीमेटली नीट के लिए फिर मैंने प्रिपेयर किया। ओके। 11th में हमने सुना है कि स्टूडेंट्स कई बार सीरियस नहीं होते हैं जिस भी जर्नी को वो स्टार्ट करते हैं, भले वो नीट हो या जेई हो। आप ऑलरेडी 2 साल से थे, आपके लिए तो तीसरा साल था आइलैंड में। यस मैम। आपकी जर्नी कैसी रही? तो 9th-10th में तो नीट के लिए प्रिपेयर करते करते थोड़ा बहुत आइडिया लग गया था कि किस तरीके से पढ़ना है और क्या क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करनी है। तो 11th में स्टार्टिंग से ही वो सारी चीज़ें फॉलो करनी स्टार्ट कर दी थी मैंने। जैसे कि? जैसे कि मतलब मॉक टेस्ट का प्रॉपर टाइम पे एनालिसिस वगैरह करना, बैकलॉग्स क्रिएट ना हो वो, और डिसिप्लिन मतलब कंसिस्टेंट रेगुलर जो स्टडी आवर्स होते हैं वो मैंने दिए उनमें। ओके। अच्छा, अभी तो आप ऑफ कोर्स इतना अच्छा स्कोर करके निकले हो, लेकिन इसके अलावा अगर आपके बचपन में मैं पूछूं, स्कूल में कैसे स्टूडेंट रहे हो? क्या स्कोर किया करते थे, या साथ में कुछ ओलंपियाड्स भी दिए हैं क्या? आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट हमेशा से रहा है? यस मैम, पढ़ाई में पहले से थोड़ा इंटरेस्ट रहा है एंड 7th-8th से मैंने ओलंपियाड्स और वो सब देने स्टार्ट कर दिए थे। जैसे कि कौन से कौन से? जैसे मैंने एसओएफ वगैरह के ओलंपियाड्स दिए थे एंड मैंने फिर टैलेंट एक्स भी दिया था। टैलेंट एक्स कौन सी क्लास में दिया? टैलेंट एक्स मैंने फर्स्ट टाइम 7th स्टैंडर्ड में दिया था। ओके, तब आप एलन के साथ नहीं थे, नहीं। फिर भी टैलेंट एक्स दिया था। यस भैया मैम, ने भी दिया है? भैया ने भी दिया था। ओके। तो उसके बाद हर साल दिया है या सिर्फ 7th में दिया? नहीं, फिर उसके बाद हर साल दिया था। कब तक? मैंने 10th तक हर साल दिया फिर। अच्छा, टैलेंट एक्स के बारे में थोड़ा बताओ। वो एग्ज़ाम आपको कैसे बताता है? एज ए स्टूडेंट आप कैसे हो? तो टैलेंट एक्स ऑल इंडिया लेवल पर होता है, तो उसमें हमको आइडिया लग जाता है कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं पूरे नेशन में। अब क्योंकि टैलेंट एक्स 10th तक का ही होता है, तो उसमें जो जेडब्ल्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी स्टूडेंट्स होते हैं, तो उसमें कंपटीशन और हाई होता है। हम्म, तो उसमें और थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा एज मिलता है कि हम उनके साथ भी compete कर रहे हैं साथ में। ओके। वाकई टैलेंट एक्स एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम है। हमने बहुत सारे स्टूडेंट से सुना है, भले वो एलन के साथ हो या नॉन एलनाइट हो, अधिकतर स्टूडेंट्स उसे देना पसंद करते हैं। आपके भैया ने भी दिया, आपने भी दिया। आई थिंक टैलेंट एक्स एक माध्यम था जिसके थ्रू आपके भैया एलन के साथ जुड़े होंगे सबसे पहले, यस मैम। उसी के थ्रू पता चला होगा। यस मैम। ओके। अच्छा, इसके अलावा अक्षित को क्या क्या पसंद है? पढ़ाई में अच्छे हो, हमें पता चल गया। स्पोर्ट्स में कैसे हो? स्पोर्ट्स में मैम मैं मतलब पहले फुटबॉल वगैरह थोड़ा खेला करता था, बट फिर वो धीरे धीरे छूट गया। मतलब ओके। जैसे स्टडीज़ थोड़ी और हायर क्लासेस में आया तो फिर वो धीरे धीरे छूट गया। और बाकी मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। अब तक कहाँ कहाँ गए हो? अब तक हम अंडमान निकोबार गए हैं, फिर सिक्किम गए हैं, बस। और आई थिंक पापा के साथ इतनी बार पोस्टिंग इधर उधर हुई होगी, अलग अलग स्टेट और सिटी में, तो वो एक चीज़ की वजह से शायद आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ। यस मैम। ओके। अच्छा, पापा से कैसा बॉन्ड है, और क्या पापा की जॉब से कभी इंस्पायर्ड हुए? एयरफोर्स में है वो, कभी यस लगा मैम। मुझे एनडीए में जाना चाहिए, मुझे आर्मी में जाना चाहिए, मुझे एयरफोर्स में जाना चाहिए? बीच में मेरे को थोड़ा लगता था कि मतलब एज अ मतलब मेडिकल ऑफिसर मैं आर्मी में ही चले जाऊँ, हम्म। तो लेकिन फिर अभी रिजल्ट आ गया तो फिर। ओके। ओके। अच्छा, पापा से कैसा बॉन्ड है? कैसी सी बातें आप पापा से शेयर करते हो? किन चीज़ों पे मोस्टली आप लोग डिस्कस करते हो? मोस्टली अभी तो 11th-12th में तो नीट और थोड़ा स्टडी के रिलेटेड ही बातचीत होती थी। वैसे पापा से काफ़ी अच्छा बॉन्ड है अभी तो, एंड थोड़ा सा डांट उनसे खाइए? डांट तो खाई है बहुत। हमने सुना है बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं हाँ। एयरफोर्स में और आर्मी वाले सारे, क्योंकि मेरे मेरे फादर साहब भी आर्मी से हैं, तो मुझे हाँ। पता है। नहीं मतलब इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, थोड़े से लीनियंट है, लेकिन हाँ डांट तो पड़ती है।
ओके, मम्मी के साथ कैसा बॉन्ड है और क्या मम्मी आप दोनों भाइयों के साथ अहमदाबाद में रही या दिल्ली में जहाँ आपका घर है वहाँ रही? मम्मी साथ में ही थी हमारे, इनफैक्ट पापा भी साथ में ही थे, उस टाइम पे उनकी पोस्टिंग अहमदाबाद में ही थी। ओके। तो मम्मी के साथ भी बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है, मतलब ज़्यादा क्लोज मैं मम्मी के हूँ, मतलब पहले भैया फिर मम्मी। लेकिन भैया फर्स्ट नंबर पे हैं। हाँ। ओके। अच्छा, एकेडमिक्स चीज़ों पे बात करना चाहूँगी क्योंकि जब भी हम किसी टॉपर के बारे में सुनते हैं स्टूडेंट से, बाकी जो भी हमारे एलन में पढ़ते हैं, तो वो मोस्टली ना सीखना चाहते हैं अपने सीनियर से, अपने भैया लोग से ना। हुँ। अगर वो आपसे पूछते कि आपने पीसीबी कैसे मैनेज किया? किसको कितना टाइम देते थे? तो मैम उसमें तो वो होता है कि जो भी सब्जेक्ट आपको डिफ़िकल्ट लगता है या आपको उसमें समझने में टाइम लगता है, हुँ, तो आप उसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करो। एंड जो आपको ईज़िली आ जाता है, तो आप उसमें कम टाइम इन्वेस्ट करोगे तो भी वो आपका कवर हो जाता है। हुँ, तो मुझे मतलब जैसे फ़िज़िक्स मेरा ठीक था, अच्छा था, इतना हुँ, डिफ़िकल्ट नहीं लगता था। हुँ, तो मैं फ़िज़िक्स को थोड़ा कम टाइम देता था एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह में बहुत रटने का होता है, तो हुँ। मुझे उसमें प्रॉब्लम होती थी, तो मैं उन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा टाइम देता था। ओके। बायो में जैसे हमने सुना है कि याद करना हर किसी के लिए एक बार में या 2 बार में नहीं हो पाता है। हुँ। तो ऐसे में आपकी कुछ टेक्निक्स थी कि मैं कैसे चीज़ें बेहतर याद हो, मैं लिख के करूँगा या मैं रूम में बोल-बोल के पढ़ रहा हूँ, आप क्या करते थे? मतलब पहले 2-3 बार जब वो चैप्टर पढ़ता था मैं, तो तब तो मैं पूरा उसको लिख-लिख के पहले याद करता था। एंड जैसे-जैसे 12th का एंड आया तो मैंने वो सारी जितनी भी रटने वाली चीज़ें थी, याद करने वाली चीज़ें थी, तो वो मैंने एक जगह कंसोलिडेट कर ली थी अपनी डायरी में। तो मैं फिर उस डायरी से उसको रेगुलरली रिवाइज़ करता था। ओके। और फिज़िक्स में? फिज़िक्स में मतलब जब सर पढ़ाते थे तो उसमें फिर साथ-साथ में कॉन्सेप्ट्स वगैरह सब क्लियर हो जाते थे। हुँ, बस फ़ॉर्मूलाज़ थोड़े बहुत बीच-बीच में रिवाइज़ करने की नीड पड़ती थी। और ओके। उसमें फिर फिज़िक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस करी मैंने। सबसे ज़्यादा वही ज़रूरी है। हुँ। और केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में तो अलग-अलग के लिए फिर अलग-अलग स्ट्रैटेजी होती है। जैसे फिज़िकल केमिस्ट्री थोड़ा बहुत फिज़िक्स जैसा होता है, हुँ, तो उसमें कॉन्सेप्ट्स भी हैं, फ़ॉर्मूलाज़ भी हैं। तो कॉन्सेप्ट्स तो जब सर पढ़ाते होते हैं तब क्लियर हो जाते हैं। क्लास में? हाँ, क्लास में ही क्लियर हो जाते हैं। कुछ अगर नहीं भी होते तो फिर वो डाउट काउंटर पे जाके मैं सर से पूछ लेता था। हुँ, और बस फिर फ़ॉर्मूलाज़ वगैरह रिवाइज़ करने की नीड बचती थी, उसमें भी क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करता था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारा कंटेंट था, बहुत सारी रिएक्शंस थी याद करने की, तो वो मैं बार-बार उसको रिपीटेडली लिख-लिख के रिवाइज़ करता था, तब जाके मुझे वो याद हुई एंड उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैंने करी काफ़ी। और इनऑर्गेनिक में मैंने रटने पे ज़्यादा फ़ोकस करा क्योंकि उसमें बहुत सारा डेटा होता है, बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं, टेबल्स होती हैं, तो उसमें मैंने मेनली रिवीजन पे ज़्यादा फ़ोकस करा। तो आपको लगता है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसे रटना ही पड़ेगा? यस। मतलब वो रटने के लिए भी पहले कंसेप्ट समझना पड़ता है कि क्यों हो रहा है, तब हुँ। जाके वो थोड़ा ईज़िली याद हो जाता है, लेकिन वो तो करना पड़ेगा। ओके। अक्षित, एलन क्लासरूम में क्या कुछ होता है? 4 साल आप रहे हो हुँ। और आई थिंक हर साल एक नया साल और एक नया एक्सपीरियंस आपके लिए रहा है। 9th में आपने कहा कि थोड़ा-सा मैं चीज़ों में मिक्स हो रहा था माहौल में, 10th, 11th और 12th शैतान स्टूडेंट बने कि नहीं बने? बीच में थोड़ा-सा हो गया था, बीच में कब, 11th में या 12th में? 11th में, मस्ती भी 11th ज़रूरी एंड है? में। तो 11th एंड में तो मतलब थोड़ा पढ़ाई से भी थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था मैं। ओके। उसके बाद फिर मतलब टीचर्स वगैरह ने फिर थोड़ा बोला तो फिर मैं दोबारा ट्रैक पे आया। समझाया होगा। हाँ। क्या आपके टीचर को आपसे बेहतर पता होता है कि ये स्टूडेंट और अच्छा कर सकता है? यस मैम, वो मतलब हर साल वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो उनको वो जो पैटर्न्स होते हैं उनका आइडिया होता है। हुँ, तो उनको पता होता है कि मतलब कौन-सा बच्चा मतलब किधर डिस्ट्रैक्ट हो सकता है या किधर और बेटर कर सकता है। तो वो उस मामले में मतलब बहुत अच्छा गाइड करते हैं। ओके। मॉक टेस्ट का आपका कैसा रहा है? कोई भी मॉक टेस्ट मिस किया है? पहले तो ये बताओ। थोड़े बहुत। थोड़े बहुत किए हैं? हुँ। अरे! मैंने मोस्टली टॉपर से सुना है कि वो मॉक टेस्ट मिस नहीं करते हैं। अ, क्यों ज़रूरी है मॉक टेस्ट देना हमेशा? मैम मॉक टेस्ट से एक तो जो टाइम बेस्ड प्रैक्टिस होती है क्वेश्चंस की, एक वो हैबिट बनी रहती है। हुँ, क्योंकि जैसे मॉक टेस्ट नहीं देते तो उसमें फिर टाइम ज़्यादा कंज्यूम होने लगता है पूरा पेपर सॉल्व करने में। तो वो टाइम मैनेजमेंट सीखना वो मॉक टेस्ट के थ्रू ज़्यादा ईज़िली हो जाता है। हुँ, प्लस में वो जो एग्ज़ाम प्रेशर होता है और आप सेंटर पे कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, वो रैंकिंग वगैरह जो आती है, तो उससे हमको पता चलता है कि मतलब हम और इम्प्रूव कर सकते हैं एंड हुँ, जो मिस्टेक एनालिसिस होती है प्लस में मॉक टेस्ट की,
तो उससे हमारे क्या क्या वीक टॉपिक्स हैं और हमको किस टॉपिक पे और वर्क करना है, हमको वो सारी चीज़ें का आइडिया लग जाता है। क्लासरूम में कभी ऐसा कोई कंपटीशन होता था, जैसे जो भी आपके फ्रेंड्स या जो भी पीयर ग्रुप रहा होगा, यस। कि इस बार कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है? 9th-10th में थोड़ा रहता था कि कौन आएगा, मतलब वो थोड़ा कंपटीशन आपस में होता था। बट 11th में मैं थोड़ा सेल्फ फोकस्ड हो गया था कि मतलब मेरे लास्ट टेस्ट से और मेरा जो करंट टेस्ट है उसको मैं कंपेयर करता था। खुद से ही कंपटीशन? हाँ। ओके। अच्छा, कभी मार्क्स कम आ जाते हैं, और ऑफ कोर्स आ ही जाते हैं जब आप 2 साल, 3 साल, 4 साल कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हो और मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो ऐसे में कैसे खुद को समझा कि आप, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, या मुझे क्या करना चाहिए अब नेक्स्ट टेस्ट में मैं जब भी बैठूंगा तो मुझे क्या नहीं करना है? तो जैसे मॉक टेस्ट खत्म हुआ और फिर उसका स्कोर शाम तक आ जाता था, हम्म, तो अगर कम स्कोर है तो थोड़ा मतलब ऐसे बुरा भी लगता है, गुस्सा भी आता है। तो मैं पहले तो पेपर एनालाइज करता था, उसके बाद मैं बैठ के प्रॉपर्ली सोचता था कि जो लास्ट के 2 वीक्स थे उसमें मैंने क्या गलती करी एंड मैं कहाँ पे और बेटर कर सकता था। और प्लस में मुझे मतलब मैं नोट करता था कि जैसे रीडिंग मिस्टेक्स मेरी गई या कैलकुलेशन एरर मेरे हुए, हम्म, तो मैं वो सारी चीज़ें नोट करता था और फिर मैं उसको नेक्स्ट टेस्ट में इम्प्रूव करने की कोशिश करता था। ओके। कितना भी हम कह लें कि पढ़ने वाले बच्चे पूरे साल ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कभी तो होता होगा कि डिमोटिवेशन आ जाता है, या हम होता है। स्ट्रेस ले लेते हैं। हुँ। भले फैमिली मना कर रही हो कि अरे कुछ नहीं, नहीं भी अच्छा हुआ तो कोई हुँ। बात नहीं, तो किया लिया कभी अक्षित ने स्ट्रेस? स्ट्रेस तो नहीं, लेकिन हाँ, मतलब बीच में स्कोर डाउन जाता है तो थोड़ा-सा मॉरल डाउन हो जाता है। तो फिर उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए एक स्टूडेंट को? उस सिचुएशन में मैंने काम किया, मतलब जो भी गलतियाँ हो रही थी उनको इम्प्रूव करा, थोड़ा और कंसिस्टेंसी इम्प्रूव करी, थोड़ा और हार्ड वर्क करा फिर मैंने। क्योंकि आपके पास टीचर के साथ साथ एक और इंसान भी था, आपके भैया, जो आपको बेहतर समझ सकते थे, क्योंकि सेम जर्नी से निकल कर गए हैं। यस मैम। बहुत सारी चीज़ों पर आपने उन्हें कॉल किया, उन्हें शेयर किया, अभी ये हो रहा है, अभी ये हो गया है। हाँ, जब भी मुझे मतलब ऐसा लगता था कि अब मुझे किसी की नीड है, मतलब मुझे कुछ एडवाइस चाहिए या कुछ मुझे शेयर करना है, तो मैं भैया से ही शेयर करता था। ओके। कभी अपनी शिकायतें भी बताइए कि नहीं, क्लासरूम में क्या कर रहा हूँ मैं आजकल, डाँट खा रहा हूँ टीचर की। नहीं मतलब बताता था लेकिन वो मेरे वाला पार्ट हटा के। ओके। फ्रेंड्स बनाए? हाँ, जेन्युइन फ्रेंड्स हैं अभी, जो हाँ, अभी के साथ शायद एम्स जा रहे हो? एक ही है। एक है? एक है। क्या नाम है? नहीं मतलब उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ओके। बट वो 9th से मेरे साथ फ्रेंड, 9th से मतलब हमारी फ्रेंडशिप है उसके साथ। ओके, तो आपके साथ 12th में था वो? हाँ, 12th में भी था। ओके। बेस्ट ऑफ लक उनके लिए। डेफ़िनेटली उनके जो भी ड्रीम्स हैं वो नेक्स्ट ईयर पूरे हो जाएँ। अच्छा, एम्स को लेकर कितने एक्साइटेड हो अभी? क्या कुछ चल रहा है मन में? क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा? कुछ ऐसा सर्च किया कि वहाँ क्या होता है? थोड़ा बहुत सर्च किया था, मतलब उसमें जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, पल्स जो भी जो होता है, हाँ। तो वो तो मतलब काफ़ी सबसे बड़ा प्रोग्राम शायद वही होता है। हुँ। तो उस चीज़ को लेके थोड़ा एक्साइटमेंट है एंड कॉलेज में जाके नए दोस्त बनेंगे, नए लोग मिलेंगे और थोड़ा एक्सप्लोर भी करूँगा दिल्ली को। मतलब होम टाउन है बट इतना वहाँ पे रहा नहीं हूँ पापा की पोस्टिंग्स की वजह से, तो थोड़ा घूमना वहाँ पे बचा है। अब आपको लग रहा होगा कि हो गया है, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है, अभी मुझे मस्ती करनी है, घूमना है। यस मैम। नेक्स्ट अभी क्या प्लान है? आपने कहा ट्रैवल करना बहुत पसंद है। कहाँ सोचा है अभी जाने का? वैसे तो मुझे लद्दाख जाना है बट अभी मुझे बाइक नहीं आती, कोई नहीं, तो मैं अभी मोस्टली शायद भैया के साथ ट्रिप पे जाऊँगा, भैया के साथ प्लान किया है कुछ? हिमाचल ट्रैकिंग पे। ओके। अच्छा, रिज़ल्ट आने के बाद अभी तो ऑफ़ कोर्स हमें बहुत खुशी हो रही है कि इतना अच्छा स्कोर आपने किया है, लेकिन जब फर्स्ट नीट हुआ था, मई हुँ। वाला, उसके कैंसल होने के बाद कैसा लग रहा था अक्षित को? अक्षित ने खुद को कैसे प्रिपेयर किया नेक्स्ट री-नीट के लिए, और क्या कुछ चल रहा था दिमाग में? वो 3rd में वाले अटेम्प्ट में तो मेरे मार्क्स तो अच्छे थे, हुँ। बट क्योंकि वो क्या पेपर मार्क्स आ रहे थे वैसे? उसमें 700 थे, बट सेम ही है स्कोर आई थिंक, यस मैम। ऑलमोस्ट। हुँ। बट फिर टीचर्स वगैरह से बात हुई तो मतलब पता चला कि सभी के ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, तो रैंक की प्रेडिक्शन जो टीचर्स कर रहे थे वो बहुत ख़राब जा रही थी। तो जब रीनीट गया तो मैं तो पर्सनली बहुत खुश था। ओके। तो पेपर कैंसल से आप खुश थे। हाँ। तो जब दोबारा एग्ज़ाम देने गए री-नीट का, हुँ। वो पेपर का लेवल कैसा था, और आपने किस अप्रोच के साथ एग्ज़ाम देना शुरू किया था? तो और पेपर ऑर्डर क्या फ़ॉलो किया? पेपर ऑर्डर तो मैं हमेशा से पहले बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिज़िक्स, ये करता हूँ स्टार्टिंग से ही, हुँ। भैया ने बताया था। ओके।
और मतलब स्टार्ट तो मैंने बायो के साथ ही किया, तो बायो तो काफ़ी इजी लग रहा था, तो तब तक तो पता नहीं चला कि लेवल कैसा है। मेरे को पहले थर्ड में वाले जैसा ही लेवल लग रहा था, बट जब केमिस्ट्री स्टार्ट किया तो थोड़ा सा लगा कि हाँ डिफ़िकल्ट पेपर है। फिर फिज़िक्स तो मेरे को नॉर्मल लगा, केमिस्ट्री थोड़ा मेरे को डिफ़िकल्ट लगा। आई थिंक अच्छे स्टूडेंट्स की यही खासियत है कि आपको पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगा। जब हम लाइव करने जाते हैं और जब हम स्टूडेंट्स रिएक्शन लेते हैं तो मैंने अधिकतर स्टूडेंट्स को ये बोलते हुए सुना है, बायो बहुत लेंदी है, फिज़िक्स बहुत हार्ड है, पेपर आई थिंक ज़्यादा टाइम ले रहा था। वो 15 मिनट जो एक्स्ट्रा मिले थे उसका कुछ बेनिफिट हुआ था क्या? उसका थोड़ा बेनिफिट हुआ था, मतलब थोड़ा रीचेक कर लिए थे क्वेश्चंस, या कुछ क्वेश्चंस में फर्स्ट बार मतलब फर्स्ट टाइम सॉल्व करने में नहीं आया तो उनको दोबारा से सॉल्व करने के लिए टाइम मिल गया था। अच्छा अक्षत, आपका सिलेक्शन हो गया लेकिन जिन स्टूडेंट्स का नहीं हुआ है उन्हें क्या एडवाइस करोगे? बहुत सारे स्टूडेंट्स का बैकलॉग रह जाता है, आपका रहा है जर्नी में? बीच में बन गया था। बन गया था तो कैसे कवर करना चाहिए? उसमें बस जो भी है आपके मतलब स्टडी आवर्स हैं उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम उसमें देके फिर उन बैकलॉग्स को कवर करना होता है कंसिस्टेंटली, बट थोड़ा थोड़ा टाइम देके हर दिन। ओके, बैकलॉग हो क्यों जाता है? आप क्लास मिस कर देते हो या किस वजह से हो जाता है? बैकलॉग मेन रीज़न तो इनकन्सिस्टेंसी की वजह से ही बनता है। अगर किसी दिन हमने नहीं पढ़ा, या फिर हम थोड़ा सा हमने उसको बोला कि मतलब कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, वो प्रोक्रेस्टिनेशन जो होता है तो उसकी वजह से ही बैकलॉग बनता है। और मोस्टली आपको अपनी सिली मिस्टेक्स याद हैं कि किन चीज़ों की वजह से आप गलती कर देते थे एग्ज़ाम में या पढ़ने में? मेनली जैसे मैच द फॉलोइंग में मैं बहुत मतलब रीडिंग मिस्टेक्स होती थी मेरी, प्लस में जो असर्शन रीजन थे उसमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, वो तो बहुत सारे गलत गए हैं मेरे। और मेनली रीडिंग और कैलकुलेशन, ये सारी सिली मिस्टेक्स मेरी गई हैं काफ़ी। इस वाले एग्ज़ाम में हुई थी, मेन डे वाले में, रीनीट वाले में? नहीं, उसमें नहीं है। तभी हम यहाँ पर हैं। ओके। अच्छा, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स याद हैं आपको अक्षित जो शायद आप बाकी अपने जूनियर्स को एडवाइस कर दो? पहले से आइडिया लग जाता है जब फैकल्टीज़ पढ़ाते हैं कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस आएँगे, क्वेश्चन किस तरह से बनाए जाते हैं? हम्म। थोड़ा कुछ बताओगे? तो फैकल्टीज जब पढ़ाते हैं तो वो ऑलरेडी जब जैसे चैप्टर स्टार्ट होता है तो वो तभी बता देते थे कि इस चैप्टर से रेगुलरली कितने क्वेश्चंस आते हैं और उसकी वेटेज कितनी है, इंपॉर्टेंस कितनी है। तो वो तो स्टार्टिंग से हमको आइडिया था। अब बायो में जैसे मोस्टली जो 12th में जेनेटिक्स वाला पार्ट है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, फिर मेंडेलियन जेनेटिक्स जो होती है, बायोटेक जो होता है, तो ये वाले टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 11th में बात करें तो जो ह्यूमन फिजियोलॉजी होती है, प्लांट फिजियोलॉजी होती है, ये वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। और फिज़िक्स में जैसे जो एंड का पोर्शन आता है, स्टार्टिंग के जो मैकेनिक्स के पोर्शंस हैं वो थोड़े सिंपल होते हैं अगर समझ लिए जाएँ ठीक से। बट जो एंड के थोड़े पोर्शंस होते हैं जैसे कि जो वेव्स वगैरह आता है, थर्मोडायनेमिक्स आती है, तो उसमें स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई थी, बट फिर धीरे-धीरे वो आ गया मुझे। ओके। और 12th में मुझे थोड़ा जो करंट वगैरह के टॉपिक्स थे, जो मैग्नेटिक वगैरह, वो थोड़ा मेरे को लगता था पहले डिफ़िकल्ट, फिर हो गया वो। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक मेरे को पहले जब स्टार्ट नहीं हुआ था, तब मेरे को बहुत डर लगता था ऑर्गेनिक से, क्योंकि उसमें बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारे मतलब याद करने का होता है, नेम रिएक्शंस वगैरह होती है। तो लेकिन जब स्टार्ट हुआ तो फिर धीरे-धीरे रिवाइज़ करते-करते वो चीज़ भी मेरे को याद हो गई। एंड सबसे बड़ा तो इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा मुझे इसलिए होता था क्योंकि मुझे उसके जितने भी ऑर्डर्स, टेबल्स वो सब होते थे, मुझे बिल्कुल याद नहीं होते थे। मैं मतलब सारी चीज़ों को ऐसे जंबल अप कर देता, वो दिमाग में पूरी खिचड़ी बन जाती थी उस चीज़ की। तो उसमें ओके। मुझे बहुत मतलब दिक्कत आई, मेरे को बहुत ज़्यादा बार उसको पढ़ना पड़ा, तब जाके वो मुझे थोड़ा ठीक-ठाक याद हुआ। ओके। अच्छा, एलन के साथ आपने 4 साल गुज़ारे हैं, बहुत लंबा सफ़र है एलन के साथ। तो मिस करने वाले हो? कॉलेज जाने के बाद क्या कुछ ऐसा है जो अभी आफ्टर रिज़ल्ट भी आपको लग रहा है कि अरे रोज़ सुबह एक रूटीन सेट था ना कि मुझे कोचिंग जाना है, फैकल्टीज़ वही क्लासरूम, वही साथ में पीयर हुँ। ग्रुप, कितना कुछ मिस करने वाले हो? तो अभी तो मुझे बहुत ऐसा एम्प्टी फ़ील होता है पूरे दिन में, क्योंकि पहले पूरा वो पढ़ाई का रूटीन बना हुआ था। अभी ऐसा लग रहा है क्या करूँ? हाँ, अभी कुछ काम ही नहीं करने को, तो ऐसा लग रहा है कि काम चाहिए मुझे कुछ। हुँ। और बाकी कॉलेज आऊँगा तो मतलब जो फ्रेंड्स हैं और जो ब्रेक में उनके साथ घूमता था मैं, थोड़ा बहुत टाइम पास करता था, हुँ। तो वो सब मिस करूँगा। एंड कुछ-कुछ टीचर्स के साथ थोड़ा स्पेशल बॉन्ड था, तो उनको भी मिस करूँगा डेफ़िनेटली। बाकियों को अगर आप एलन के लिए एक अच्छा रिव्यू बताना चाहो आपके एक्सपीरियंस पे, तो एलन का इकोसिस्टम कैसा है एक पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए? एलन का इकोसिस्टम मतलब काफ़ी बेहतरीन है। तो उसमें रेगुलर टेस्ट लेते हैं, प्लस में टीचर्स
अवेलेबल रहते हैं हमेशा डाउट काउंटर्स पे डाउट्स वगैरह के लिए। इवन व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू वो ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं। अगर हम एलन नहीं जा पा रहे किसी दिन, तो हम व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल्स के थ्रू भी सर से डाउट पूछ सकते हैं। हम्म, और काफ़ी अच्छे से एलेबोरेट करके वो समझाते हैं टीचर्स क्लास में भी। एंड इवन डाउट काउंटर्स पे भी अगर आपको पूरा चैप्टर दोबारा से समझना हो तो वो भी करवा देते हैं। तो मेरे ख्याल से तो एलन का इकोसिस्टम काफ़ी अच्छा है। अगर आप काफ़ी फोकस्ड रहो और कंसिस्टेंट रहो और जो भी फैसिलिटीज़ आपको एलन में प्रोवाइड हो रही हैं उनको प्रॉपरली यूज़ करो, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस हो सकता है। ओके, और स्टडी मटेरियल कैसा है? क्योंकि किसी भी कोचिंग में जब आप जाते हो तो सबसे ज़्यादा मेन आई थिंक फैकल्टी के बाद यही मैटर करता है कि स्टडी मटेरियल कैसा है। स्टडी मटेरियल एलन का काफ़ी अच्छा था। मतलब उसमें चैप्टर में भी बीच बीच में जैसे फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री होती हैं, तो उसमें बीच में इलस्ट्रेशंस होती थी जिसमें वो सॉल्यूशन के साथ में कुछ क्वेश्चंस होते थे एज अ एग्जांपल। और जो मेन एक्सरसाइजेज होती थी तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, एक्सरसाइज 1, 2 और 3। 1 ओके। में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होते हैं जो हम मतलब जब चैप्टर ऑनगोइंग है तो हम उसमें टॉपिक के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। और जो एक्सरसाइज 2 होती है उसमें नीट के जो रिसेंट पीवाईक्यूज हैं लास्ट अराउंड 10 इयर्स के, तो वो उसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है कि उससे हमको मतलब आइडिया लग जाता है कि किस चैप्टर से कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्या पैटर्न चल रहा है यस एनपीएल मैम। का? एंड एक्सरसाइज 3 में थोड़े से और हायर लेवल के क्वेश्चंस होते थे, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे हमको प्रिपेयर करते थे। ओके। इसके अलावा क्लासरूम के कोई किस्से याद हैं अक्षत को, जब आपने बहुत मस्ती करी हो, कोई शैतानी करी और फैकल्टी से डांट खाई हो, कभी ऐसा हुआ है? नहीं, फैकल्टी से डांट तो नहीं खाई मैंने। कहाँ बैठते थे मोस्टली, फ्रंट मैं बेंच पे या मिड में या लास्ट में? मोस्टली मैं खुद तो जाके बैक बेंच पे ही बैठता था। क्यों भला? क्लासरूम खाली है फिर भी? हाँ, क्यों क्यों? व्यू अच्छा आता है। व्यू अच्छा आता है, पीछे विंडो था क्या? हाँ, ओके। चलो, बहुत मज़ा आया अक्षित आपसे बात करके। उम्मीद करते हैं जैसे आपने अभी नीट में इतना अच्छा स्कोर किया है, आप एमबीबीएस करो, आगे कुछ और भी करना है तो पेरेंट्स का और टीचर्स का नाम रोशन करो। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। थैंक यू मैम। और अगर आप भी एलन के साथ जुड़ना चाहते हैं, भले ही वो जेई हो या नीट हो, तो ज़रूर जुड़िए और मेहनत करके अपना सपना पूरा कीजिए। थैंक यू सो मच।